अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। अत्यंत सामोदस्य अयं कालः वर्तते। अस्माकम् अत्र पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्य माने अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे समवेताः। अद्य कार्यक्रमे अत्र विराजमानाः मुख्य वक्तृत्वेन अस्माकं पुरस्तात् अस्माकं समक्षं भवन्तः जानन्त्येव आयुर्वेदे तादृशाः आचार्याः सर्वथा अस्मिन् संस्थाने आगच्छन्ति। वैद्यः प्रशांत मिश्र महोदयाः काशीतः अत्र साक्षात् विराजमानाः सन्ति। अहम् एतेषां मुख्य वक्तृत्वेन संस्थान पक्षतः छत्तीसगढ़ राज्य पक्षतश्च आयोजन समिति पक्षतश्च संस्कृत महोत्सवस्य शुभकामनां प्रदाय भूरिशः अभिवादनं स्वागतञ्च आचरामि। भवताम् अत्र ऑनलाइन माध्यमेन स्वागतं वर्तते मिश्र महोदयाः। इतोपि अद्य अस्माकं महान् कश्चन आनन्दस्य कालः वर्तते एव यत् अत्र अधुना अत्र समक्षं विराजमानाः मुख्यातिथिरूपेण अस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्यातिथ्यं च निर्वहन्ति तादृशाः परमश्रद्धेयाः विद्यावारिधयः आचार्याः राजकुमार तिवारी महोदयाः अत्र विराजन्ते। एते सन्ति अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य संस्कृत भारत्याः उपाध्यक्षाः। अहम् एतेषां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं प्रत्यर्प्य पौनः पौन्येन स्वागतम् आचरामि। अस्मिन् महोत्सवे भवन्तः समाहुताः आगताः वयं धन्याः। अस्य कार्यक्रमस्य अस्याः सभायाः सभाध्यक्षं निर्वहन्ति तादृशाः आचार्याः परमश्रद्धेयाः छत्तीसगढ़ राज्य अलंकारेण विभूषिताः डॉक्टर विद्यावारिधयः दादुभाई त्रिपाठी वर्याः अत्र समागताः। ये सन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षं ते अलंकरिष्यन्ति तादृशाः आचार्याः संस्कृत भारत्याः ते कार्याणि पश्यन्ति। इतोपि विशिष्टरूपेण मध्य क्षेत्र शिक्षण प्रमुखत्वेन तेषां विशिष्ट दायित्वं वर्तते संस्कृत भारत्याः। तादृशाः आचार्याः अत्र समागताः अस्माकं समक्षं वयं धन्याः। अहम् एतेषां पौनः पौन्येन अत्र स्वकीयं तत्र प्रणमाञ्जलिं प्रत्यर्प्य एतेषां चरणकमलेषु पौनः पौन्येन धन्यवादं वितनोमि अथ च स्वागतम् आचरामि। अस्माकं महान् कश्चन प्रमोदस्य कालः वर्तते। इतोपि अन्येपि सर्वेपि अस्माकं संस्कृतानुरागिणः परमश्रद्धेया मातृकल्पा डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अत्र विराजमाना वर्तते। तासामपि अहं चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं प्रत्यर्प्य विनिवेद्य अत्र स्वागतं व्याहरामि। अत्र विराजमानाः परमाचार्याः अत्र वैयाकरण भूषणाः डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव महोदयाः विराजन्ते। अहम् एतेषामपि चरणकमलेषु स्वकीयं नतिततिं विनिवेद्य पौनः पौन्येन स्वागतम् आचरामि। अन्येपि पदाधिकारिणः अथ च संस्कृतानुरागिणः ये ऑनलाइन माध्यमेन अत्र पश्यन्तः विराजमानाः सन्ति तेषामपि एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहृत्य अद्य अस्माकं पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य आयुर्वेदे पाण्डुरोग मधुमेहयोः अनयोः रोगयोः कथं समाधानं वर्तते, कथम् उपचारः अत्र अस्ति, एतत् सर्वं वैद्यः अत्र अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयिष्यन्ति। एते महान्तः वैद्याः सन्ति। सर्वथा ते काश्यां निवसन्ति। वयं प्रत्येकस्मिन् संस्कृत महोत्सवे नवीनमेव विषयं समुद्घाट्य अत्र
सर्वथा श्रोष्यामः शृणुमः च। अतएव अहं सकार्तज्ञं मुख्यवक्तृत्वेन मिश्रमहोदयान् साक्षात् प्रार्थयामि। अधुना विषयान् उपस्थापयन्तु इति आचार्याः मिश्रमहोदयाः आगच्छन्तु। वागर्थादिव संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगत्पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभाध्यक्ष दादू भाई त्रिपाठी जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी एवं हमारे अत्यंत प्रिय अनुज मनीष जी को प्रणाम, और सभी श्रोतागण को भी प्रणाम। प्रत्येक वर्ष की तरीके से इस वर्ष भी आपके समक्ष आना बहुत सुखद होता है, और आयुर्वेद के विषय पे चर्चा करना और भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ करके। तो आज जो विषय हमारा है पांडु रोग, मधुमेह रोग, और एक उसमें रह गया था मोटापा का कारण और निदान, तो छूट गया था मनीष जी, तो उसको भी इसी में सम्मिलित करेंगे हम। सर्वप्रथम अगर पांडु रोग का या पांडु शब्द अगर हमारे जीवन काल में ये सुनाई दिया, तो महाभारत जो काव्य है हमारे भारतवर्ष का, उसमें महाराजा पांडु हुए, जो कि कौरवों और पांडवों का युद्ध भी उसमें छिड़ा। तो महाराजा पांडु के नाम हम लोगों ने अक्सर सुना अपने जीवन काल में, पांडु 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 लोगों ने। तो आखिर ये पांडु शब्द हमारे जीवन में जो आया, उसका सही तात्पर्य क्या रहा, आज हम वो रोग के माध्यम से भी जानेंगे कि आखिर उस समय उनका नाम पांडु क्यों हो गया। पांडु जी के जन्म की कथा में उनकी माताजी जब वेद व्यास के पास जाती हैं, तो डर के मारा उनका जो स्वरूप था वेद व्यास पर देख करके भय से पीली पड़ जाती है, भयाकुल हो जाती है। जब महाराज पांडु का जन्म होता है, तो वे, ऐसा शास्त्र में अपने महाभारत में लिखा गया कि वे दुर्बल थे थोड़ा और कमजोर, और उनका रंग को देख करके उनका जब नामकरण किया गया, तो पांडु नामकरण किया गया। पांडु का आयुर्वेद में अगर कथन देखा जाए तो पीलापन शाब्दिक अर्थ होता है, और ये रोग रक्त अल्पता के कारण उत्पन्न होने वाला चीज है। आधुनिक में इसे एनीमिया, ब्लड एनीमिया कहते हैं, यानी किसी चीज की कोई कमी अगर हो जाए, ब्लड एनीमिया, तो उसको कहा। जब शरीर में रक्त धातु, जो हमारे शरीर है 7 धातुओं से उत्पन्न है, बना हुआ है, तो इसमें जब रक्त धातु की कमी हो जाए या क्षय हो जाए, तब पांडु नामक रोग उत्पन्न होता है। जब ये पांडु रोग उत्पन्न होता है, तो उसका सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को होता है, तो उसकी त्वचा, जो शरीर का वर्ण है, वे श्वेत या पांडु रंग का दिखाई देने लगता है, और मनुष्य निस्तेज हो जाता है। अगर भारतवर्ष में हम देखें, तो साधारणतः हमारी भारतवर्ष की स्त्रियां 50% तक इस रोग से पीड़ित हैं, और शिशुओं और बालकों में भी लगभग 45% इस प्रकार के रोग देखे जाते हैं, रक्त अल्पता का। पुरुषों में जबकि ये संख्या में 25% ही अभी देखने को मिल रहा है, परंतु वे भी अछूते नहीं है। यह व्याधि मुख्यतः लोह युक्त आहार द्रव्य के का जब सेवन हम कम कर लेते हैं, या जिनमें आयरन वाले जो तत्व होते हैं उनका जब आहार हमारे अंदर नहीं पहुंचता है, तो उनसे व्याधि क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर एक विपरीत परिणाम पड़ता है, जिससे संसर्गजन्य व्याधियां, यानी कि जो इन्फेक्शन वगैरह है या जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाली टेंडेंसी है, ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों में अगर ये पांडु रोग अगर होता है, तो उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि
इसका जो मैकेनिज्म है, इसका क्रिया विधि है, किस प्रकार से शरीर में हमारे दिखाई सुनाई देता है। हमारे शरीर में जो हृदय एक अंग है, वे हमारे रस रक्त को संचार करने का एक माध्यम है, जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का फैलाव हमारे करता है। इस रस रक्त में अनेक तरीके की पेशियां यानी कंपोनेंट होते हैं, और इनमें से जो लाल रंग की पेशी होती है उसे रक्त पेशी कहते हैं। इनका मुख्य घटक जो लाल रंग का होता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं आधुनिक भाषा में, और इनका लाल रंग का होना हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को दर्जा दिखलाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका मुख्य कार्य जो है, हमारे शरीर के सूक्ष्म घटक, मतलब कि सिर से लेकर के पैर तक जितने भी अंग प्रत्यंग सूक्ष्म अवयव हैं, उनका संचालन करने के लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु जो है, प्राणवायु इसी हीमोग्लोबिन पे बैठ करके तैरता है। जैसे कि हम किसी तेज बहाव वाले नदी में एक नाव को हम बैठा दें, जैसे वे पूरी तरीके से परिभ्रमण कर सके, तो ये हीमोग्लोबिन इसके ऊपर ऑक्सीजन बैठता है, कैरी करता है। वे ऑक्सीजन पूरे शरीर में ऊपर से नीचे सब जगह सभी अंगों के एक एक कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बेहद जरूरी होती है। शरीर की सभी कोशिकाएं सुचारू रूप से चले तो उसके लिए इनकी एक संख्या होनी नियत जरूरी है। अगर उस संख्या से कम अगर ये हो जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। महिलाओं में सामान्यतः स्थितियों में 12.1 से लेकर के 15.1 ग्राम डीएल, मतलब इनका घनत्व जो रक्त में होना चाहिए, और पुरुषों में 13.8 से 17.2, बालकों में 11 से 16 ग्राम होना चाहिए, जबकि गर्भावस्था स्थिति में महिलाओं में इसकी संख्या थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 11 से 16 तक होना चाहिए। क्योंकि महिलाओं में जब गर्भावस्था होता है तो बच्चे का, शिशु का गर्भ का पोषण करने के लिए रक्त का संचार ज्यादा हो जाता है, जिससे कि उनका पोषण हो सके, इसलिए उस समय उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। इसलिए कभी कभी आप लोगों को देखने में, अपने आम जीवन शैली में देखने को मिलता होगा, जो गर्भ अवस्था वाली महिलाएं हैं, माता बहनें, बेटियां हैं अपने घर की, उनको फोलिक एसिड का टेबलेट जरूर देते हैं, या उनको खून को बढ़ाने वाले आहार विहार के लिए जरूर बोला जाता है, जैसे कि शिशु का भी पोषण हो सके और उस माता का भी पोषण हो सके। अब जो ये प्रमाण बताएं, उतने ग्राम से अगर कम होता है तो रक्त अल्पता या पांडु रोग हो जाता है। अब आयुर्वेद का विचार क्या है इसमें, आयुर्वेद का शास्त्र क्या कह रहा है? आयुर्वेद अपना कहता है कि ये पित्त दोष की दृष्टि से प्रधानता से होने वाला रोग है। आयुर्वेद शास्त्र मुख्यतः 3 दोषों पर कार्य करता है, वात, पित्त और कफ, जिसमें से ये पित्त दोष जो है उसकी जब दृष्टि हो जाती है तब ये रोग उत्पन्न होता है। अधिक प्रमाण में तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ, अधिक प्रमाण में लवण नमक का से युक्त भोज्य पदार्थों का जब सेवन हम करते हैं, जो बहुत तीखा लोग खा रहे होते हैं या बहुत ज्यादा गर्म भोजन करते हैं, उनमें ये दिक्कत हो सकती है। क्षार यानी सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह, जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं, क्षारीय तत्व वाली चीजों को ज्यादा ले लेते हैं, खट्टे सामान और अल्प पोषण युक्त पदार्थ का सेवन करने से पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है। इस व्याधि के उत्पन्न होने से शरीर में रक्त तथा मेद का क्षय हो जाता है, जिससे मनुष्य निसार, कमजोर, उत्साहहीन, निस्तेज और उसके अंग तंत्र जो है वे कार्य हानि होने लगती है उनकी। तो जब किसी व्यक्ति का आप देखते होंगे कि रक्त धातु कम हो गई है तो उसको थकान बहुत जल्दी लग जाता है, आलस बहुत जल्दी लग जाता है, और वे
विश्राम मुद्रा में ही रहना चाहता है, उसके शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा का वास नहीं रहता है, हमेशा कमजोर ही प्रतीत होता रहता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसके 5 भेद बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज एवं मृदा भक्षण जन। तो वात पित्त कफ के जो दोष होते हैं वो तो रहते ही हैं, और जो संधिपातज है तो उसमें ये वात पित्त कफ के सम्मिलित रूप से दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो बोला कि मृदा भक्षण जन पांडु रोग। हम देखते होंगे अपने आसपास में जो छोटे बच्चे होते हैं वे घर के बाहर में मिट्टी कहीं से निकाल के खा लेते हैं, दीवार को खुरच करके खा लेते हैं कहीं ना कहीं से। वे जिसमें चाय पीते हैं कुल्हड़ या पुरवा जो मिट्टी का बना हुआ रहता है उसको खा लेते हैं। कभी कभी कुछ वयस्क लोग भी इस चीज को खा लेते हैं और उनकी आदत बनी रहती है। तो ये मिट्टी जाकर के उनके आंतों में चिपक जाती है और उनके आंतों के चिपक जाने से जो सूक्ष्म स्रोत है उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है, और जब उसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो पोषण की कमी होने लगती है, क्योंकि आंतों में बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वे निकलते हैं, क्योंकि लीवर का जो कार्य करने का तरीका है वे सिर्फ भोजन को क्रश करता है, तोड़ता है, और कुछ केमिकल मिला करके जो कि घुलने वाले में सहायता प्रदान करे, वहां से करने के बाद वे आंतों में भेज देता है। जब वे आंतों में पहुंचता है तो आंतों से स्रावित होने वाले एंजाइम्स और तरह तरह के जो चीजें हैं वे उस भोज्य पदार्थ से मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें रिसेप्टर होते हैं, चूसण रहते हैं जो कि उसको चूसते रहते हैं और उससे शरीर का पोषण होता है। और जो हम खाए हुए मिट्टी है, जो लोग बच्चे या बड़े वयस्क लोग जो मिट्टी खा लेते हैं तो जो आंतों का लेयर होता है, जो उनकी त्वचा होती है, आंतरिक त्वचा जो होती है उसमें वो मिट्टी जम जाती है। तो जब मिट्टियां जम जाती हैं तो उससे उनका ना तो कोई प्रकार का स्राव हो पाता है, ना ही उनसे किसी भी प्रकार का चूषण हो पाता है। इसी प्रकार से कुछ जैसे जो तेल घी का सामान ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो वे भी घी तेल का भी जमावड़ा ऐसे आंतों में हो जाता है, जिससे कि उससे आंतों से निकलने वाले स्राव एंजाइम्स ना तो भोजन पदार्थ में मिल पाते हैं, ना ही उनसे चूषण हो पाता है। आंतों में सूजन, आंतों में कृमियों की वृद्धि हो जाना और मल दूषित हो जाता है इस प्रकार से, और चेहरे पे सूजन इत्यादि बढ़ने लगता है। अगर सही समय पर अगर चिकित्सा नहीं करते हैं इनका तो कमला, पीलिया, जॉन्डिस, ये एक के बाद सीढ़ियां हैं, मतलब रोग का गंभीरता स्थितियां में ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गंभीर स्थिति में क्या है कि गंभीर लक्षण क्या होता है कि जो रोगी है वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है। उनके जो नाखून अगर आप देखेंगे, उनके नाखून के जो हिस्से हैं वे जो सामान्य स्थिति में वहां पे आप देखिएगा गुलाबी रहेगा, और जो पांडु का रोगी होगा उस पर एकदम सफेद या पीलापन लिया हुआ रहेगा। उनकी जीभ अगर आप परीक्षण करते हैं, जीभ बाहर निकाला तो उसमें भी सफेद रंग का, जो क्योंकि जीभ हमारी गुलाबी रंग की होती है तो वे भी सफेद या पीली पड़ जाती है। आंखों के जो पुतलियां होती हैं तो हम लोग जब ऐसे टेस्टिंग करते हैं तो आंख के अंदर यहाँ पे गुलाबी रंग का जो आंख दिखाई देता है हमारा, तो इन पुतलियों के अंदर सफेदी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से हम उसको व्यक्ति को एक सामान्य रूप से समझ सकते हैं इनका प्रैक्टिकली परीक्षण करके कि इस बालक को या इस स्त्री को या इस भाई बंधु को रक्त की अल्पता हो रही है, पांडु रोग हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, उनके अंगों में रुक्षता बढ़ जाती है, हृदय में भारीपन हो जाता है, कमर व पैर के दर्द उनमें वृद्धि हो जाती है, पिंडलियों में दर्द होता है, उनके बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि आयरन का डिफिशियंसी जब हो जाती है, पांडु रोग हो जाता है तो बाल भी कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उनका पोषण, जैसे बताया कि एक बहती हुई नदी में एक नाव होती है जो कि इधर से उधर किसी को पार लगाती है, तो जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है
तो ऑक्सीजन का भी लेवल कम हो जाता है। तो जब उनका लेवल कम हो जाएगा तो पोषण की चीजें नहीं पहुंचेंगी। जब ऊपर, क्योंकि किसी भी पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए पंपिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी किसी को खींच करके ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं तो एक जेट पंप लगाते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर भेजता है, वे कमजोर हो जाता है। तो जब वे कमजोर हुआ तो बालों का भी पोषण कमजोर हो जाता है और बाल गिरने लगते हैं, बुखार आ जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी दूषित हो जाता है, दुर्बलता आती है, कमजोरी हो जाती है, बार बार चक्कर आने लगता है, उनका मुंह में छाले पड़ते हैं ऐसे लोगों को, एक ये भी लक्षण उसमें दिखाई देता है। पांडु व्याधि के कारण में रक्त पोषक आहार की जब कमी हो जाए, मतलब जो हम ऐसा सामान जो हम लोग बराबर खाते रहते हैं और उस आहार द्रव्यों में लोह तत्व की कमी रहे हमारे पास। अच्छा, किसी भी अन्य कारण से रक्तस्राव हो जाए, अब अगर देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया तो उसको ब्लड एनीमिक हो जाता है, ब्लड काफी गिर जाता है उसका, तो उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और उसका त्वचा देखिए, जैसे कि कभी एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति को अगर शरीर देखे, उसका रक्त बह गया हो तो उसका शरीर या उसका अवयव पीला पड़ने लगता है, या जब कहीं हमारे चोट लग गया उस जगह से ब्लड निकल गया तो वहां पर भी पीलापन सा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारे माताओं बहनों को, जो स्त्रियां हैं, उनको प्रत्येक माह में होने वाले ऋतु चक्र में अधिक मात्रा में जब रक्त चला जाता है उनके शरीर से, तो उनको भी ये रक्त अल्पता, इसीलिए बताया कि जो हमारे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 50% महिलाओं को रक्त अल्पता है, क्योंकि जाने अनजाने में उनको ज्ञात होता नहीं है, और जब उनको मासिक होता है तो वे अपने शरीर को पूर्ति करने के हेतु अच्छे आहार विहार नहीं करती हैं, तो उनका रक्त अल्पता हो जाता है। इस वजह से उनका रंग पांडु रंग या सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। अच्छा, वयस्क व्यक्तियों में क्या है कि जब अमाशय में कोई घाव हो जाए जिसकी वजह से मल द्वार के माध्यम से रक्त जाता रहे, या आंतों में व्रण हो जाए, अल्सर कोलाइटिस वगैरह जो है, या जिनको बवासीर है, खून वाली बवासीर हो जाए, तो उनका भी शरीर से रक्त जाने लगता है। जब इस तरीके से रक्त जाने लगता है तो शरीर में रक्त की अल्पता हो जाती है। कृमि दोष तो बताया ही है, और मिट्टी खाने वाले में कभी कभी जब कोई जीर्ण व्याधि हो जाए, जैसे आम वात हो जाए, विभिन्न प्रकार के कैंसर या ट्यूमर हो जाए, अपचन से उत्पन्न ग्रहणी दोष हो जाए, मलेरिया, डेंगू, विटामिन बी की कमी और फॉलिक एसिड आदि इत्यादि अगर हो जाता है, तो भी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वे कम होने लगता है और पांडु रोग उत्पन्न करता है। कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि हड्डियों में उपस्थित जो रक्त मज्जा है, जो रक्त पेशियों का निर्माण करती है, उसमें जब विकृति आ जाती है तो रक्त अल्पता, बोन मैरो डिप्रेशन या एप्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। कभी कभी ये रोग गंभीर अवस्था में शिशुओं में देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर में क्या है कि जो रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या काफी कम हो जाती है, उनका निर्माण होने की जो टेंडेंसी है, जो निर्णय लेती हैं, वे निर्णय नहीं ले पाती, जिसकी वजह से ये प्रकार का रोग होता है। और ऐसे शिशु बालक बेहद कमजोर होते हैं, पांडु वर्णी होते हैं उनका त्वचा। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा चीज करें जैसे कि ऐसा सेवन करें कि जिससे कि हमारा पांडु रोग से बचत हो सके। जौ का प्रयोग करना चाहिए हमको, गेहूं, साली चावल, मूंग, अरहर की दाल, मसूर, पालक, सहजन, अंगूर, अनार, सेब, गाजर, मूली, चुकंदर, कद्दू, केला, खजूर, लौकी, दूध, घी, पुराना गुड़ और द्राक्षा, मुनक्का जो बड़े काले रंग वाले आते हैं, वे बहुत उत्तम है। अंजीर, आंवला, कोकम और धनिया, ऐसा ये आहार है कि अगर हम इसको सेवन करते हैं तो निरंतर हमारे शरीर में रक्त के परिमाण को बढ़ाने वाले तत्व की वृद्धि होती है। इसमें से अगर हम कहें तो 2-3 चीजें तो हमें बहुत ही सहज उपलब्ध हो जाता है प्रकृति से।
एक तो पालक तो हम तो खरीद करके ही खाते ही हैं, जो कि अच्छा चीज है, लेकिन आज हम सहजन के बारे में जरूर आप लोगों से कहेंगे कि सहजन एक ऐसा पेड़ है, उसमें एक लोटा कोई पानी नहीं डालता है जाकर के, एक लोटा पानी भी डाल दे वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें केमिकल कौन डालेगा? पालक में तो एक बार सोच भी सकते हैं कि उसमें कोई केमिकल डाल रहा है तो पैदावार बढ़ रही है। तो सहजन एकदम निश्चिंत हो करके आप उसकी पत्तियों को खाते हैं, मोरिंगा का, मुनगा को, जो भी अपने अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं, ये पालक से 40 गुना कहीं ज्यादा उसमें आयरन है, आंवले से 14 गुना कहीं ज्यादा उसमें कैल्शियम और आयरन है, तकरीबन 100 से ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। और सभी प्रकार का पोषण करने वाली तत्व ये सहजन में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास अगर सहजन का वृक्ष हो तो निश्चित रूप से उनकी कुछ पत्तियों का कम से कम, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनका, तो कम से कम 10 से 20 पत्तियां रोज सवेरे धुल करके आप अगर खा रहे हैं तो इतना मान करके चलिए कम से कम 50 किस्म की बीमारियों में जो होती हैं उनसे आप बचत करेंगे। दूसरा चीज है, शरीर का पोषण करने के लिए आज हम पैसा दे करके भी मिलावटी सामान खरीद रहे हैं, दूध है, घी है, फल है, फूल है, कुछ भी ले रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं मिलावट। ये आपको एकदम शुद्ध और ओरिजिनल मिल जाएगा, आप उसको सेवन करते हैं तो इनका जब हम सेवन करें तो कम से कम सुबेरे एक बार 20 से 25 पत्तियां धुल करके सुबेरे चबा करके खा लें तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ रहेगा। अच्छा, कभी कभी कुछ सिनेमा में, फिल्मों में देखा जाता रहा होगा कि वो डॉक्टर किसी मरीज को बोलता हो जाइए आप थोड़ा सा कहीं बाहर घूम करके आ जाइए, तो आहार विहार में यहाँ आचार्यों ने भी बोला कि बाहर अपने किसी जिसी एक जगह पे आप अगर रह रहे हैं वहां से बाहर भी आपको थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। अपने भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध जगह है महाबलेश्वरपुरम। वहां की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति का रक्त अल्पता है वो 1 महीना 10 दिन 15 दिन अपना अगर रहता है तो उसका हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा आधुनिक आचार्यों ने भी जाकर के वहां पर रिसर्च किया है। तो जिन लोगों को पांडु का रोग हो तो एक आध बार कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए महाबलेश्वरपुरम भी जाना चाहिए और उससे स्वास्थ्य का लाभ भी लेना चाहिए। अच्छा, किन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए हम उसको भी जान लें। हम तो खाने जिससे खाए तो उससे बड़ा, पर कौन सा ऐसा ऐसा चीज है जिसको नहीं खाना चाहिए अपने को? जो भी पदार्थ जो कि पित्त को बढ़ाने वाले हो, जैसे अचार, तला भुना हुआ सामान, पापड़, तीखा सामान, हरी मिर्च, काली मिर्च, मेथी, लहसुन, कुल्थी, उड़द, इमली, खट्टे सामान, नमक और नमकीन, इनसे थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। और अयोग विहार जो होता है, धूप में अकारण घूमना, धूप में बहुत देर तक घूमना, परिश्रम करना, व्यायाम करना, रात्रि जागरण करना, काम क्रोध और चिंता करना, इनसे बचना चाहिए। अब आते हैं कुछ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, औषधियां होती हैं आयुर्वेद में। अगर अगर पांडु रोग अगर हो गया है तो हमको क्या क्या चीज को ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता ही दिए कि सहजन सर्वोत्तम है। अगर कोई भी अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है चिकित्सा कराने के लिए, वो सहजन अगर खाता है तो निश्चित रूप से उत्तम रिजल्ट पाएगा। इसी प्रकार से पुनर्नवा, उसका सेवन करने से, गदा पुन्ना जिसको लोग बोलते हैं, उसको करने से भी शरीर के अवयव बहुत मजबूत होते हैं, रक्त दोष दूर होता है और लीवर इत्यादि तमाम ऐसे अंगों में वे नवीनीकरण करता है, क्योंकि उसका नाम ही पुनर्नवा है। वो शरीर को पूरी तरीके से नया कर देता है। प्रचलित औषधियों में लोहा सौ है, अभ्रक भस्म है, अब्रलौ है, द्राक्षा सौ है, कुमारिया सौ है। और तो और जो हम भोजन बनाते हैं जिसमें लोहे की कढ़ैया, क्योंकि आज हमारा अगर दिनचर्या देखें
तो लोहे की कढ़ैया बक्से में जाकर के बंद हो चुकी है और एल्युमिनियम के में हम भोजन बना रहे हैं। हमारे यहाँ पहले लोहे के बर्तन में भोजन पकाते थे, लोग खाते थे, क्योंकि जानते थे कि हमारे यहाँ पे आयरन की कमी है, जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम प्रतिदिन कुछ ऐसा ऐसा प्रयोग करें जिससे कि हो जाए। अच्छा देखिए, पहले के समय में हम लोग जो स्नान करने वाली बाल्टी भी होती तो वे भी लोहे की होती थी, उसमें भी हम पानी रखते थे, पीने के लिए काम करते थे, उससे भी आयरन हमको मिल जाता था। दूध को भी अगर हम गर्म करते थे तो हम लोह पात्र में दूध को गर्म करते थे। तो आज जो ये व्याधियां अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर उन चीजों की कमी, या हम उसको स्मृत नहीं रहा, हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को, इसकी कमी की वजह से भी ये एक कारण ये भी है, आचार्यों ने तो बताया, पर एक कारण ये भी है आधुनिक परिवेश में कि हम अपनी पुरानी जो पद्धतियां थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पांडु रोग भी हो रहा है। अब हम आते हैं दूसरा रोग जो मधुमेह है, उस पे चर्चा करते हैं। आज के परिवेश में अगर हम देखें भारतवर्ष में, तो लगभग प्रत्येक घर, कोई ना कोई उस घर में, चाहे वे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, कोई ना कोई एक सदस्य इस गंभीर रोग से पीड़ित जरूर है। अभी एक रिसर्च हुआ है विदेश में, जिसके अनुसार चीन में ज्यादा हैं लोग डायबिटीज के, परंतु 2030 तक आते आते भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। इसका अर्थ ये है कि ये शुगर, मधुमेह का जो रोग है उसकी राजधानी हो जाएगा भारतवर्ष। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस पे हम लोग करेंगे। मधुमेह को कॉमनली हम लोग शुगर की बीमारी या मीठे का शक्कर का बीमारी या डायबिटीज के नामों से हम लोग जानते हैं। यह बीमारी किसी को भी किसी उम्र में किसी भी अवस्था में हो सकता है और आनुवंशिक होकर के ये आने वाली संततियों में भी हो सकता है। अब हम जाने कि ये क्या है। चयापचय जन व्याधि यानी कि मेटाबॉलिज्म वाली जो व्याधि है, उससे हो डिस्टर्ब होने पर जो हम अन्न का सेवन करते हैं, तो जो सेवन किया गया हुआ अन्न है उससे निर्मित हुआ आहार रस में शक्कर की मात्रा एवं उपयोग में लाने की क्षमता के बीच में एक असंतुलन अगर आ जाए, मतलब कि जो चीज का निर्माण हुआ है हमारे शरीर में, उसका उपयोग करने की क्षमता हमारे शरीर में बैलेंस बराबर नहीं कर पा रहा हो। ये एक सामान्य भाषा में कि हम कैसे उसको समझ सकें। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपया मिला और हमारे पास खर्च करने का कुछ है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा है हमारे पास है, तो जो एक्स्ट्रा इस तरीके की जो चीज अतिरिक्त हमारे शरीर में बढ़ गई, उसकी रक्त तथा मूत्र में संख्या, उनकी मात्रा शर्करा की जब बढ़ जाती है तो मधुमेह कहते हैं। ये सिर्फ हमारे ब्लड में ही नहीं मधुमेह है, वे हमारे मूत्र में भी। और हम लोग बराबर खाली अपने उंगली को पिक कर करके चेक करते हैं कि शुगर का लेवल क्या हुआ, जबकि ये दो जगह पर रहने वाला है, मूत्र में और रक्त में। सामान्य रूप से जो जांच पड़ताल अभी आधुनिक के समय में हम लोग करते हैं, तो भोजन करने के बाद इसका मात्रा 140 तक रहना चाहिए, और खाली पेट जो है शुगर फास्टिंग जो लोग कराते हैं वे 100 पे लगभग में रहना चाहिए। कुछ और आधुनिक जांचों में अगर हम देखते हैं तो HbA1c जो कि 2 महीना 3 महीने के रेशियो में हम लोग लेते हैं, वो 5.2 से 6 के अंदर ही रहना चाहिए। अभी तक हम लोग तो 6 के अंदर ही कहते हैं कि ठीक ठीक है, अच्छा है, चल जा रहा है काम, परंतु उससे ऊपर जा रहा है तो शुगर का परेशानी ज्यादा है, मधुमेह का। हम इसको
पहचान कैसे कर सकते हैं कॉमनली चीजों में कि हम मुंह में बार बार सूखापन आने लगे, बार बार मूत्र की प्रवृत्ति अधिक हो जाए और मात्रा भी अधिक हो जाए, प्रवृत्ति भी अधिक हो जाए और मात्रा भी अधिक आपकी हो जाए। आचार्यों ने बोला है कि बाल जो हैं अपने, वे बाल थोड़ा सा चिपकने लगे। आचार्यों ने ऐसे बोला है कि ऐसे लोगों के बाल चिपकने लगे, एक दूसरे में गुथ जाए, रुक्षता आ जाए उसमें, उनका शरीर कमजोर होने लगे, पैर जो है कमजोर होने लगेंगे। इसका कारण क्या है कि जब जो व्यक्ति मधुर रस वाले आहार विहार का अति सेवन करे, लगातार करे, मिठाइयां लगातार खा रहे हो, दही का सेवन लगातार कर रहे हो, नवीन उत्पन्न हुए अनाजों का सेवन लगातार कर रहे हैं, खासतौर से चावल, धान इत्यादि, गेहूं इत्यादि जो नए अनाज आते हैं उनको तुरंत सेवन करने लगे, गुड़ का सेवन करने वाले और वात को वृद्धि करने वाले वस्तुओं का सेवन जो कर रहे हैं, मैदे का बना सामान, गुरु आहार, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, एक जगह पर लगातार कंटिन्यू जो लेटा रहता है, बैठा रहता है, असमय नींद लेता है, ये डायबिटीज को क्रिएट करने के कारण है। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पांडु रोग में ही मैंने बताया ना कि जो आते हैं, आते में लेयर जब जम जाती है तो हमारा पाचन की प्रक्रिया खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमें एंजाइम्स मिलना चाहिए वे आहार द्रव्यों में मिल नहीं पाता, और जब वो मिल नहीं पाता तो अपूर्ण रहता है और उस अपूर्ण का शोषण करके आते हमारे शरीर में पहुंचा देती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म स्रोत हैं जो कि एंजाइम्स हैं, वे किन्हीं ना किन्हीं रोगों के बचाव करने के लिए स्रावित होते हैं हमारे लिए। तो वे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हमारी ब्लड में बढ़ जाए, आंतों में बढ़ जाए, तो इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। अब आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? आयुर्वेद शास्त्र में मधुमेह का नाम नहीं बताया है, उसने गणना की प्रमेह की चिकित्सा में। प्रमेह जो शब्द का प्रयोग किया गया, मधुमेह शब्द का प्रयोग नहीं किया। और अगर हम देखें तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ शास्त्रों में अगर वर्णित है तो प्रमेह मधुमेह जिनको अगर हुआ तो भगवान श्री गणेश जी को हुआ, और इलाज भी उनके मंत्रों में ही है। गजाननम भूतगणा विषेतकम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। देखिए मंत्र भी बता दे रहे हैं, हम रोज पढ़ भी रहे हैं, जप रहे हैं, उसमें उनका बता दिया। क्योंकि कुछ चीजें ऐसा, क्योंकि जो मधुमेही जो हो जाता है व्यक्ति, तो उसको बस मिठाई अच्छा बार बार इच्छित होगा, उसकी बार बार इच्छा करेगा कुछ मीठा मिल जाए थोड़ा सा। और एक उसका सामान्य लक्षण भी बताया आचार्यों ने अपने साहित्य में, कर पाद दाहो, मतलब कि हाथ हथेलियों में और पैर के पंजे में, उसमें भी जलन उत्पन्न हो, इस प्रकार के लक्षणों को बताया आचार्यों ने। तो जो प्रमेय बताया आचार्यों ने आयुर्वेद शास्त्र में 20 प्रकार के प्रमेय बताए, वातज के अलग, पित्तज के अलग और कफज के अलग। तो यहाँ पर जो वातज प्रकार के प्रमेय रहे उसमें एक प्रकार का सामान्यता मिलता है मधुमेह, और सभी प्रकार का प्रमेह का अगर योग चिकित्सा नहीं किया जाए तो ये मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। और अगर मधुमेह में परिवर्तित हो गया कोई भी रोग तो कठिन साध्य हो जाता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। मतलब साध्य होता है पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको कठिन प्रयास कर करके इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। मधुमेह शब्द का अर्थ अगर लिया जाए, मधु का अर्थ है शहद, और जब मूत्र का स्वरूप विकृत होकर के शहद की तरीके से हो जाए, मिठास आने लगे और उस तरीके से गाढ़ापन आने लगे, तो इसी को देख करके आचार्यों ने मधुमेह
का नाम कहा। आयुर्वेद में प्रमेह में उपयोग में लाई जाने वाली औषधियां जो हैं वे न केवल रक्त और मूत्र में बढ़े शर्करा के प्रमाण को कम करती अपितु उसके साथ जो ब्रांचेस यानी व्याधियों के साथ में मुख्य व्याधियों के साथ अन्य चीजें भी हो जाती हैं। जैसे व्यक्ति कमजोरी हो गया है, उनका किडनी में खराबी आ रही है, लीवर में खराबी आ रही है, अनेकों अंग तंत्रों में, क्योंकि जैसे शुगर का पेशेंट हुआ तो उसको आंखों से कम दिखाई देने लगता है, कमल्य अगर हम लोग देखते हैं कमजोरी होने लगती है, थकान होने लगती है, हाथ पैर में जलन हो। तो जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा जब किया जाता है तो न केवल उनके रक्त में और मूत्र में शुगर का जो मात्रा है, शक्कर की मात्रा है, उसको कम करता है, साथ ही साथ जो अंग तंत्र है उनको भी स्वस्थ करता चलता है। जब रक्त शर्करा की मात्रा तीव्र वेग से कम या ज्यादा हो जाए तथा रक्त शर्करा का नियंत्रण नहीं होने पर रक्त वाहिनियां जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको भी नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे आंखों पर, किडनी में, हृदय व मस्तिष्क में बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर इसका निदान करके औषधियां उचित लिया जाए तो नियंत्रण हो जाता है और बताए गए आहार विहार से लाभ भी मिलता है। अब अगर हम आहार देखें तो सबसे उत्तम आहार जौ का आटा है, जौ का प्रयोग करना चाहिए, जौ का प्रयोग करना चाहिए। जो मधुमेही लोग हैं उनको गेहूं का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गेहूं का सेवन करने से ग्लूटिन नाम का एक तत्व जो होता है, जो कि चिपकने में ज्यादा आता है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, और वो ग्लूटिन जाकर के आंतों की लेयर में जमने लगता है। पहले के समय में अगर हम लोग देखें, अब तो समय ही चला गया, पहले कोई फिल्म या सिनेमा लगती थी तो पोस्टर जो बड़े बड़े लोग चिपकाते थे, सुबेरे अगर देखते हैं, अगर हम लोग तो अपने में देखे हैं, आप भी लोग शायद देखे हों उन चीजों को, बाल्टी में आटा घोल करके उसको पोस्टर में लगा करके चिपका देते थे और बहुत बड़ा फेविकोल के तरीके से काम होता था। अब तो हम लोग फेविकोल को जानते हैं, लेकिन सोचिए कि वे आटा चिपक जाता था तो वो दीवार पर, एक पक्की मजबूत दीवार पे चिपक जाता था, वो सोचिए हमारी जो आते हैं उसमें कैसे चिपक जाएगी। और अभी पूर्व में भी चर्चा किया कि आंतों में जो लेयरिंग जम गई तो उसमें से मिलने वाले तत्व और उनका शोषण होने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, इसलिए उनका प्रयोग कम करना चाहिए। जौ जो है वे रेशेदार बहुत है। अगर हम जौ को देखते हैं, अगर गेहूं का अगर हम दाना उठाते हैं तो उसका लेयर अगर हम निकालें तो उसमें एक या दो लेयर मिलती है, पर जौ में जो लेयर है वो ज्यादा मिलती है क्योंकि उसमें रेशे ज्यादा है। तो जब हम इन रेशेदार वाली चीजों को खाते हैं तो आंतों में रगड़ जाता है, तो स्क्रबर का काम करता है नेचुरल। तो जब वो रगड़ जाता है तो वो इन चीजों को छीलता रहता है जो गंदगियां चपकी हुई, इसलिए जौ का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। जौ का दलिया आता है, जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का भात बना करके लोगों को खाना चाहिए। सत्तू भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जौ का, चने का सत्तू भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार, जोंधरी भी बोलते हैं, ज्वार भी बोलते हैं, जो एक सफेद रंग का पहले अपने लोग के यहाँ बहुत प्रचलित आहार था, उसकी रोटियां बनती थी, उसमें लाल बिंदी छोटी सी लगी रहती थी। दुर्भाग्यवश हम लोगों ने उसका त्याग करके उनको जानवरों को दे दिया खाने के लिए, अपना जानवरों का भोजन स्वयं करने लगे। षष्ठी चावल जो कि 60 दिन में उत्पन्न हो जाने वाला लाल वाला जो चावल है, आज हम चावल खरीदने जाते हैं मार्केट में, जो सबसे बढ़िया चमचमाता हुआ दिखता है, हम उसको खाना पसंद करते हैं। पॉलिश किया हुआ, क्योंकि वो पॉलिश किया हुआ है इसलिए चमक है उसमें, जो ये पॉलिश है वही जाकर के हमारे हाथों में फिर से जम जा रहा है। जो अनपॉलिश चीजें हैं, जो भी दाल वाल खरीदते हैं उसको कोशिश करिए छिलका वाला लीजिए और उसको पॉलिश वाला मत लीजिए। जो चमकता है वो कोई जरूरी नहीं है हर चमकने वाला चीज सोना ही है। मेथी का सेवन करना चाहिए, करेला,
सर्वोत्तम आहार विहार में करेला है, परवल है, ग्वारफली है, लौकी है, सहजन है, कुल्थी की दाल है, चना का पानी है। यहाँ पे लोग कभी कभी पूछता है कि चना कैसे खाते हैं इसमें, क्योंकि चना क्या है, गुरुपाकी है। गुरुपाकी आहार जब खाएंगे तो मधुमेह बढ़ जाएगा। तो भुना हुआ चना खा सकते हैं। चने को अंकुरित करके आचार सुश्रुत बोलते हैं इसमें कि जो व्यक्ति चना खाता है उसका शुगर बढ़ सकता है, अंकुरित किया हुआ आहार नहीं करना है उसको। तो चने का पानी के लिए लेकिन बोला कि चने का रात में भिगो दीजिए चना को, और उस चने का पानी को छान करके आप पीजिए, वह मधुमेह में अच्छा कार्य करता है। मूंग की दाल है, जामुन है, उदंबर फल है यानी अंजीर का प्रकार है, क्या बोलते हैं उसको, गूलर, ठीक है। गूलर का फल भी बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन लोगों को मूत्र की मात्रा ज्यादा यानी रात्रि के बेला में अगर मूत्र बार बार उठना पड़ रहा हो तो उदुम्बर यानी गूलर का चूर्ण बना ले, उसको एक एक चम्मच अपना खाना शुरू करे तो धीरे 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 जो मूत्र में बढ़ी हुई शर्करा है, मूत्र का वेग जो ज्यादा, प्रवृत्ति ज्यादा है, उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। तो बहुत जगह लोग उसकी सब्जियों को भी खाते हैं, पर चूर्ण भी खाने से बहुत अच्छा रहता है। कच्चा केला, आंवला, हल्दी, शिलाजीत, नारियल, कैथा, गैया का दूध, जो देसी गाय है उसका दूध लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत अच्छा चीज बता दे रहे हैं। अभी कुछ समय में नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के बाद हम लोगों को आंवला मिलना शुरू हो जाएगा ताजा। तो जब आंवला मिले तो निश्चित रूप से आंवला की चटनी जरूर खाना चाहिए। और अगर हो सके जो मधुमेह के लोग हैं, जिनको शुगर हो सकता है या है पीड़ित हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, तो आंवले को चटनी बनाएं और उसमें कच्ची हल्दी डालें। नहीं तो जो उपलब्ध हल्दी हो, अच्छी हल्दी, वे पैकेट में मिलने वाली नहीं, सर्वोत्तम हल्दी जो अपने घर में उपलब्ध हो जाए, कच्ची वाली भी मिल जाए, तो उसकी चटनी बनाकर प्रतिदिन सेवन करें। निश्चित रूप से शुगर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये अनुसंधान हो करके आया हुआ है। अभी हाल के वर्षों में विदेशों में भी इस पे पेटेंट कराया हुआ है, परंतु अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में इसका भी रिसर्च करके आया, जो कि उत्तम कार्य करता है। और इसी का एक क्लासिकल ड्रग भी बनता है, निशा अमल की, उसका भी प्रयोग करते हैं। शिलाजीत तो अपने आप में उत्तम ही है। गर्म जल का सेवन करना चाहिए। लहसुन, अदरक, सोंठ, गाजर, मूली, प्याज, पुराना शहद, आचार सुश्रुत शहद लेने के लिए भी कहा। बहुत सारे अभी लोग बोलते हैं कि मीठे में क्या ले सकते हैं, तो मीठे में शहद का सेवन कर सकते हैं, परंतु पुराना और जो उत्तम जगह से उतार करके रखा गया हो, जो बाजारों में उपलब्ध है, उन पे भरोसा नहीं करिएगा। अपने सामने अगर कहीं से मिले तो उसका कर सकते हैं। पुराना गुड़, छाछ, इसमें दही तो नहीं खाने के लिए बताया जाता है, तो उसकी जगह छाछ का सेवन करना चाहिए। काला तिल, सफेद तिल, अलसी, लौंग, दालचीनी, इलायची, हींग, काली मिर्च, गौमूत्र, इसका सेवन करना चाहिए। धान का लावा का भी सेवन करना चाहिए। क्या चीज नहीं खाएं? गुरु आहार, जो देर से पचने वाली चीजें हैं, जैसे कटहल है, गोभी है, अरुई है, भिंडी है, सोयाबीन है, राजमा, काबुली चना, आम, चीकू, ये सब गुरु आहार है। मीठे फल, दही, पनीर, बटर, मलाई, रबड़ी, आइसक्रीम, कुल्फी, ठंडा पानी, शकरकंद, आलू, साबूदाना, चॉकलेट, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, मछली, कोल्ड ड्रिंक, मधुर रस, दिन में सोना और रात में जागना आदि, ये आहार विहार को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मधुमेही हैं उनको व्यायाम करना चाहिए, तेज चलना चाहिए, पानी में तैरना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, और कुछ अगर नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है अग्नि के डिस्टर्ब हो जाने से, अग्नि के दूषित हो जाने से बहुत तेजी में बढ़ती है। हलासन, नौकासन, ताड़ासन, पद्मासन, व्रजासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, प्राणायाम,
साइकिल चलाना, पैदल चलना, सीढ़ियों में चढ़ना उतरना, ये सारा चीज को करना चाहिए। अब जो ट्रेडिशनल दवाइयां हैं जो हम लोग मधुमेह में इस्तेमाल करते हैं, तो निशामल की उसका तो प्रयोग मैंने अभी बता दिया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी आती है। कतक खादिरादि बटी भी आती है, या कषाय भी आता है, शिलाजीत है, मधुमेह हर चूर्ण है, बसंत कुसुमाकर रस है। ऐसे तमाम उपादानों से हम मधुमेह को नियंत्रण में रख सकते हैं। अब एक तीसरा और आखिरी छोटा और महत्वपूर्ण रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मोटापा, स्थूल रोग। ये रह गया था उसमें लिखने के लिए। आज के परिवेश में अगर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आधुनिक जीवन शैली द्वारा उत्पन्न हुआ ये एक बड़ी गंभीर रोग में आता जा रहा है। कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि कोई ना कोई आसपास वजनदार व्यक्ति साथ में है, तो ये अनियंत्रित रूप से मेदो धातु की विकृति से उत्पन्न होने वाला रोग मोटापा है, जिसके स्थूलता हम लोग बोलते हैं। अगर वजन बढ़ता है तो हम लोग दो प्रकार से देखते हैं कि एक वजन बढ़ना स्वास्थ्य पूर्वक वजन बढ़े, जिसमें हड्डी और मांसपेशियों का वजन बढ़ता है, परंतु दूसरा जो दृष्टिकोण है वजन बढ़ने का, अधिक मात्रा में मेद या फैट का संचय हो जाना, उसी को हम स्थूल रोग कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्यक्ति जब आहार के द्वारा एकत्रित किया गया कैलोरी ले लिया, मतलब भोजन किया और ढेर सारा कैलोरी उसके पास हो गया और उसका इस्तेमाल वे नहीं कर पाया, मतलब कि जो कैलोरी बर्न नहीं कर पाया, अपना ऊर्जा को हटा नहीं पाया, तो जो बचा हुआ चीजें वो धीरे धीरे शरीर में एकत्रित होकर के फैट्स का रूप लेकर के मोटापा, स्थूल रोग हमारे उत्पन्न करता है। क्योंकि भैया भोजन तो खूब किया है, 10 रोटी खा गया है और काम एक गिलास भी उठाने का नहीं कर रहा है। जब एनर्जी आपने नहीं किया तो आपके अंदर शरीर में स्टोर होती गई और रोज खजाना बढ़ता जा रहा है रुपया के तरीके से, तो जब ये खजाना बढ़ता जा रहा है तो ये मोटापा, स्थूल रोग को उत्पन्न कर देता है। जब शरीर में मोटापा बढ़ने लगे, वजन बढ़ने लगे, तो भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का सूचना, आगमन होने का सूचना आपको मिलेगा, क्योंकि मोटापे से विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें भी मधुमेह के जैसे रोग में गुरुआहार से जो होता था, भोजन करते हैं जो लोग, देर से पचने वाला व्यंजन को लगातार खा रहे हैं, कफ कारक मधु रस से युक्त आहार विहार कर रहे हैं, शीतल स्थानों पे रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज का भी आप देखे होंगे कि जो ठंडे वाले प्रदेश हैं वहां पे व्यक्ति जो काम अगर नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, तो वहां के लोग मोटे हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखेंगे, यूरोप के देशों में देखेंगे, वहां के स्त्री और पुरुष बहुत स्थूल है, मोटे मोटे हैं, बहुत, उनके मांस के लथड़े सब लटक रहे होते हैं, 150-150 किलो, 200 किलो तक के लोग होते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडा है। तो ठंडा से क्या है, मेटाबॉलिज्म रेट डिस्टर्ब हो जाती है। या जो लोग बहुत ज्यादा एसी में रह रहे हैं, या आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, शीतल जल को पी भी रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं, तो उससे भी मोटापा होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भैया हम तो भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हमारे रहन सहन को जो तौर तरीका है उससे भी हमारा वजन बढ़ सकता है। और दोष सिर्फ हम भोजन को देते हैं कि अरे यार 4 रोटी खा लेते हैं तो वजन बढ़ जाता है, हम अन्य दोषों को देखते नहीं है कि हमारा अन्य क्या क्या दोष है उससे बढ़ रहा है। स्निग्ध द्रव्यों का अधिक सेवन करना, घी तेल वसा वाले चीजों को ज्यादा खाते हैं, दिवा स्वप्न करना, काम धाम कुछ नहीं करना, सुबेरे खाना खाया फिर सो गए, दोपहर में उठे, इसके बाद फिर रात में भोजन करे फिर सो गए, ये
दिवा स्वप्न करने से सबसे तेजी में बढ़ने वाला चीज है। पर जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा हो उसको दिवा स्वप्न का दोष नहीं है, ऐसा आचार्यों ने बोला है। कुछ देर उनको विश्राम कर लेना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद जो लोग सो जा रहे हैं और क्रीम युक्त जिसमें फैट ज्यादा है उसको दूध को पी रहे हैं, मांसाहार ले रहे हैं, मिठाइयों का सेवन अधिकतर कर रहे हैं, हमेशा आलस में पड़े रह रहे हैं, सो रहे हैं, और कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है उनकी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं होंगे, हाइपरथायराइडिज्म हो, पीसीओएस हो, और देखा ये गया अभी आधुनिक चीजों में कि जो एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेते हैं मानसिक रोग का या मानसिक संताप कर रहे हैं, उनका जो दवा ज्यादातर लोग लेते हैं, ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ता है। या जो लोग मानसिक तनाव करते हैं उनका भी मोटापा बढ़ता है। अधिकतर अगर महिलाओं को अगर देखें तो महिलाओं को ज्यादा शिकायत रहती है कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हम तो 2 रोटी खा रहे हैं। महिलाओं के पास में है क्या कि तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, उनको घर चलाना होता है, उनको बच्चों को देखना होता है, पति महोदय को देखना होता है, सास ससुर का सेवा करना रहता है। अगर वे कोई बाहर नौकरी कर रही है तो उनके लिए जटिलताएं बढ़ जाती हैं। तो मानसिक संताप बढ़ जाने से वे बार बार भोज्य पदार्थ को खा लेती हैं, उनको बार बार लगता है कि कुछ खा लेते हैं। तो किचन में है तो 2 बिस्किट खा लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, थोड़ा सा पेठा खा लिया, थोड़ा सा बर्फी खा लिया, पानी पी करके काम चलाया, और रात में शिकायत करेंगे कि हमने तो सिर्फ 2 रोटी खाई हुई है। तो ये बार बार फूड टेकिंग हैबिट जो है उनका मानसिक स्तर के डिस्टर्ब होने पर ही होता है कि उनको भूख से लगती है, वे एक महिलाओं में दिक्कत उत्पन्न करता है और उनके स्रोत को अवरोधित करता है। क्योंकि बार बार अगर भोजन हम कर रहे हैं तो प्रकृति के अनुसार भोजन करने का जो नियम है हमारा, वे अग्नि, जठर अग्नि पे ही सब कुछ डिपेंड है। तो जठर अग्नि जिस प्रकार से सूर्य की गतियां होती हैं कि सुबेरे हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर रात को डाउन होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उषा काल से उष्णता बढ़ती जाती है और शाम होते होते डाउन हो जाता है। तो जिस प्रकार से आपका आहार होना चाहिए वे सूर्य की रोशनी को देखकर होना चाहिए कि सुबेरे हम फल फूल का सेवन करें, दोपहर में बढ़िया आहार लें और रात्रि में अल्प आहार लें। इसका विपरीत ही होता है हमारे लोगों के साथ। दोपहर में हम लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं और रात में काम दाम करके हम लोग थक हार के आते हैं तो दबा करके भोजन करते हैं, तो वे हमारे शरीर के सिस्टम को डैमेज करता है। तो जब इस तरीके से जो हमारे शरीर के स्रोत हैं वे अवरुद्ध हो जाते हैं, तो जब अवरुद्ध होकर के वायु जो है वे कोष्ठों में आकर के जठर अग्नि को तेज करती है। जब जठर अग्नि तेज हो जाती है तो हमें बार बार भूख लगने लगती है, और आहार का सेवन करने से अनुचित आहार रस बनने लगता है। जो बार बार हमने खाया तो अग्नि दूषित हो जाने से वे अच्छे से पाचन की क्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर जो है हमारा वे समय समय पर ही तरह तरह के एंजाइम्स निकालता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने बोला, अगर आप लोग देखते होंगे कि जब हम स्नान करके आते हैं तो हमें बड़ी तेजी से भूख होने लगती है। आचार्यों ने बोला कि भोजन अगर आप करना है तो उसके पहले स्नान कर ले। स्नान नहीं कर सकते तो पैर को अवश्य रूप से धोएं, उससे क्या है अग्नि की तीव्रता हो जाएगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जूता मोजा पहने हुए हैं, कौन पैर धोने जाए, बस खाली हाथ धो लिए कि हाइजीनिक हो जाए। नहीं, पाद धोने का, पैर भोजन के पूर्व पैर धोने का आचार्य चरक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और उसको आप एप्लीकेशन करके देख सकते हैं कि भोजन करने के पूर्व आप पैर को धुले, जिससे कि अग्नि की तीव्रता हो। ठीक है, तो वह अग्नि की जब तीव्रता होगी तो हमारा भोजन भी अच्छे से पच सकेगा। और जो ये भोजन की क्रिया में जो आहार रस बना और जिससे रस रक्त मांस धातु की पुष्टि होती है, वे पुष्ट ना होकर के सिर्फ मेदो धातु का पोषण करने लगे। यानी
मार्ग विमानुगम हो जाए, वो अपने मार्ग को भटक करके मेद धातु की पुष्टि करने लगे, जो आहार गलत बना, आहार रस जो गड़बड़ उत्पन्न हुआ। तो जब ये मेदो धातु की तरफ ही जाकर के रुक जाएगी तो वो व्यक्ति क्या मेद स्थूलता में कन्वर्ट होने लगेगा, मोटापा ग्रस्त हो जाएगा। अब ये सूत्र से अगर समझे कैसे, किस प्रकार से कि गुरु आहार, शीत आहार, स्निग्ध आहार, कफवर्धक आहार विहार हमने किया और श्रम की कमी हो गई, परिश्रम नहीं किया, दिन में सो भी गए, आलस भी करे, तो उससे क्या है कि इन सब कारणों से हमारे शरीर में आम दोष उत्पन्न हो गया। आम दोष जो उत्पन्न हुआ एक विषैला तरीके का पदार्थ समझ लीजिए साधारण भाषा में। यही आम दोष शरीर के रसादि धातुओं के आवागमन के लिए निर्मित सिस्टम को अवरोध कर देता है और अग्नि को विकृत करके मेद धातु का संचय शरीर में अधिक कराने लगता है। और जब ये संचय होने लगता है मेद हमारे शरीर में, तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है, हृदय रोग, बीपी, जोड़ों का दर्द, मधुमेह आदि। अब इसमें हमारे लिए क्या हितकारी भोजन है उसको हम समझ लें। अभी मधुमेह में अभी हमने बोला कि जौ का सेवन करना चाहिए। जौ हमारे अगर शास्त्र में देखें तो सर्वप्रथम जौ का ही उल्लेख है, धान का उल्लेख ही हमारे भारतीय मूलों का आहार में रहा है। गेहूं तो बहुत बाद में बाहर से आक्रमणकारियों ने ले आकर के यहाँ पे किया। साली चावल, धन्यवाद ज्ञापन तय कर देबे, ठीक है। कुल्थी की दाल, मसूर, करेला, परवल, सहजन, पालक, धन्यवाद ज्ञापन कर देबे। जाम्बू, आंवला, पपीता, संतरा, तरबूज, सेब, नींबू, टमाटर, ले कर देबे आज मट्ठा, गरम गुनगुना पानी, मधु, मूंग का खिचड़ी यूज, उसमें आंवला डाल करके खाना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बंधु माताएं बहनें मोटापा को दूर करने के लिए शहद में पानी में शहद डाल करके पीने का रिवाज चालू हुआ। टीवी के विज्ञापन, मोबाइल और तमाम प्रकार के इंटरनेट के वजह से। तो आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि उष्ण द्रव्य में मिला करके कोई भी चीज शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने कहा हुआ है कि उष्ण शहद यानी गर्म किया हुआ शहद साक्षात विष है। अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो उसको शहद गर्म करके रोज देना शुरू कर दीजिए, वो कुछ दिन में व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। तो जो आचार्यों ने बताया है कि गर्म कर लीजिए, पानी उबल जाए, उबल जाने के बाद ठंडा करके पानी में आप शहद का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर बहुत तेजी में जो लोग अपना वजन कम करते हैं, बोलते हैं कि हम नींबू, शहद और गर्म पानी पी रहे हैं, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो आचार्यों ने बोला ही है कि वे पॉइजन का काम करता है, धातुओं को नष्ट करता है। तो जो सप्त धातु निर्मित हमारा देह है, शरीर है, काया है, उसके जब धातुएं नष्ट होने लगती हैं हमारे धीरे धीरे, तो हमें लगता है हम तो दुबले हो रहे हैं। हमको ये नहीं ज्ञात होता है कि हमारे शरीर की जो धातुएं हैं वे नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हम कृशकाय हो रहे हैं। हमको विधि इस प्रकार से करना चाहिए चिकित्सा अपने शरीर की कि हमारा जो रोग है वो समाप्त हो जाए, ना कि हमारा शरीर समाप्त हो जाए। यहाँ तो शरीर को भी मारना हो गया, रोग तो जाए रहा, इतनी जगह नहीं मालूम। इसमें अहित जो द्रव्य है, आहार विहार है, आलू, मैदा, मटर, चीनी, मिठाई, आइसक्रीम, तला भुना, चिप्स, समोसा, नूडल्स, मलाई, दूध, रबड़ी, समोसा, जो मेदू बड़ा होता है, मेदू बड़ा, चावल, दही, मांसाहार, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हितकारी जो विहार है उसमें परिश्रम करें, व्यायाम करें, पसीना निकालें, रात्रि का जागरण करें, क्योंकि जो स्थूल मोटापा जो है कहीं ना कहीं से कफ को दोष का से उत्पन्न होने वाला रोगों में गिना जाता है। तो जब हम रात्रि जागरण करते हैं तो वात की वृद्धि होती है, वात इसको कम करने लगता है। रूखे द्रव्यों से मालिश कराना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा उपवास
और लंघन करना चाहिए। शीतल जगह पे लगातार नहीं रहना चाहिए। रात के भोजन के तुरंत बाद बैठे बैठे काम नहीं करना चाहिए। योगासन में पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन आदि, अर्ध कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, तिर्यक आसन इत्यादि करना चाहिए। चिकित्सा में अगर देखें, औषधियों की चिकित्सा में तो तिफला गुगुल, अरोग वर्धनी बटी, वेदोहर गुगुल, वेदोहर चूर्ण, कचनार गुगुल इत्यादि तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र के अनुसार औषधियां हैं, जिनको हमको सेवन करने से हमारा स्थूलता खत्म होता है। इसी के साथ साथ आज हम लोगों ने 3 रोगों के बारे में हम लोगों ने काम किया, और ये तीनों जो रोग रहे हैं, एक मधुमेह है, एक पांडु और एक मोटापा। तो हमने शुरुआत में ही जैसे आप लोगों को बोला कि शरीर आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात के अगर कोई मुख्य रोग अगर है तो उसमें हमने मधुमेह का जिक्र किया आप उससे। पित्त का अगर रोग का अगर जिक्र हुआ तो वह पांडु रोगों में हमने किया, और कफज रोगों में अगर है तो वह मोटापा। तो आज की परिचर्चा में आप लोगों के समक्ष वात पित्त एवं कफ के 3 महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन चर्या में अधिकतर देखने को मिलने वाले रोग हैं, उन पर एक लघु परिचर्चा की गई है। तो विषय बहुत बड़ा, परंतु उसमें वात पित्त कफ तीनों को मैंने सोचा कि किसी प्रकार से आपको लोगों के समक्ष ये तीनों जो दोष हैं हमारे यहाँ वात पित्त कफ के, उनके कुछ प्रमुख प्रमुख रोगों के बारे में आप लोगों के सामने लेकर के आए, जो कि हमारे कहीं ना कहीं से आसपास रोज आना, इनसे भेंट मुलाकात देखने को मिल ही जाता है। तो हम उनसे कैसे पहचान सकें, उनको कैसे उनसे सुरक्षित रह सकें, इसका सतत प्रयोग हम किस प्रकार से आसान चीजों में कर सकें, तो उसके बारे में आज हमने व्याख्यान ये किया है। और इसी के साथ पुनः आप सभी महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत धैर्यता पूर्वक इन चीजों को सुना। अगर कोई जिज्ञासा है इन चीजों में जानने की, कुछ कोई प्रश्न उत्पन्न अगर हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोता विराजमान हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो तो पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिश्र जी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे उदुम्बर का प्रयोग करना चाहिए ऐसा आया है, तो क्या पके हुए उदुम्बर का प्रयोग करना है या कच्चा वाला? बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा है। उदुम्बर प्रत्येक हालत में बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। अब जो कच्चा हरा रंग का है उसकी आप सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको सीजन में उपलब्ध हो, और जब सीजन में नहीं उपलब्ध हो तो उसके पहले ही उनके जो हरे गूलर हैं उनको आप सूखा करके चूर्ण बना करके रख सकते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। पके हुए गूलर को, जैसे कि किसी को मीठा खाने का अधिक इच्छा रहती है कि भाई कुछ मीठा फल मिल जाए या कुछ हो जाए, तो उसके स्वरूप में उसको मीठा भी हम सेवन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम उसका सेवन कर सकते हैं। महाशय, क्योंकि प्रायः देखा जाता है जो उदुम्बर होता है पकने के बाद उसमें कीड़ा जो है वो अधिक प्राप्त होता है, इसलिए मैं ये शंका किया हूँ, और कुछ नहीं नहीं नहीं, आपका प्रश्न उचित है। तो होता क्या है कि आवाज जा रहा अधिकतर हम लोग जो प्रयोग कराते हैं अपने चिकित्सा के स्थानों में, नहीं, तो वो उसका चूर्ण सिलेंडर ही, किसका हरे है का इसका? चूर्ण बनवा करके सुखवा लिया जाता है, क्योंकि कच्चे पे तोड़ लिया जाता है और उसको गर्मी में सुखा करके धूप में उसका चूर्ण बना, क्योंकि उसमें क्या कृमि दोष बहुत जल्दी। अच्छा, जो उसमें आज शंका भी आप लोगों का एक मिटा देते हैं कि उसमें जो कीड़े जो लग जाते हैं वे भी बहुत एंजाइमेटिक हैं, जो कि हमारे शरीर में जब जाते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं,
तो उनके लिए हमारे शरीर में प्रविष्ट करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से दही का हम सेवन करते हैं उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं जो कि हमारे शरीर में पहुँच करके हमारे लिए बेनिफिट करते हैं। तो इसलिए वे उनका उत्पन्न होना भी हमारे लिए बहुत उत्तम है। आप उसको किसी भी भांति से लेंगे वो निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेगा आपके लिए। धन्यवाद महाशय। बहुत ठीक। बहुत तो ये क्या प्रश्न था कि त्रिफला चूर्ण जो है वो खाने में रुचिकर होता है, तो त्रिफला गुग्गुल का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? और त्रिफला आप गुग्गुल का अपना एक बार सेवन जो है, बोलिए। त्रिफला चूर्ण जो है खाने में अरुचिकर होता है, खाने हाँ में अरुचिकर हो जाता है, तो त्रिफला गुग्गुल जो जी आता है जी टेबलेट, हाँ हाँ इसका हाँ। सेवन उष्ण जल से करना चाहिए कि ठंडे जल से करना चाहिए? देखिए त्रिफला जो चूर्ण होता है थोड़ा सा कभी कभी कुछ कुछ लोगों को अरुचिकर लगता है, आपकी बात को मानते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिफला का टेबलेट वगैरह भी आ गया है, उसको भी आप खा सकते हैं। नहीं तो त्रिफला गूगल किस चीज के संदर्भ में खाना चाह रहे हैं उसको भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। गुनगुने जल से लेना चाहिए। त्रिफला गूगल जो है वे पेट संबंधित दोष, बवासीर इत्यादि, मोटापे इत्यादि में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो उसको उष्ण जल से ही लेना चाहिए, क्योंकि गूगल जो है ना उष्ण जल या दूध से ही लेना उपयुक्त होता है। अच्छा, दूध से भी ले सकते हैं? पर अगर आपको दूध सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो आप उष्ण जल से आप ले लीजिए, बहुत उत्तम है। जी जी, धन्यवाद। ठीक। जी, और भी कुछ सामान्य प्रश्न हो? प्रणाम करती हूँ आचार्य जी। शुक्ला। मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कई बार हमको सूखी खांसी रहती है, तो सूखी जैसे 1 महीने तक रहती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। तो और उसके बाद फिर से आती, तो सूखी खांसी को रोकने की कौन-सी कोई ऐसी दवा है या किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं? पहला काम है कि जो खांसी हमारी सूखी खांसी आ रही है उसको जाने कि हमारी किस वजह से उत्पन्न हो जा रही है बार बार। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें कि कहीं हम हमारे भोज्य पदार्थ में खट्टा सामान, दही, नींबू, खटाई, अचार, टमाटर, इमली, पालक, ऐसा तो नई चीज हम खा रहे हैं। दूसरा चीज कि मीठा या मधुर रस वाली चीजों को नहीं खा रहे हैं। अगर इन चीजों को अगर नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अन्य प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। जैसे गले के अंदर कोई छाला वाला हो जाए या इरिटेशन करने वाली चीजें हो जाती हैं, तो उससे शुष्क खांसी आपको बनी रहती है। तो सीतोपलादी को मलाई के साथ में अगर आप खाते हैं तो सूखी खांसी में आपको आराम होगा। कफोल का सिरप आता है चरक कंपनी का, कफोल सिरप के नाम से, या कासहर सिरप आता है बैद्यनाथ के नाम से, आप इनको आप ले सकते हैं। तो ये सूखी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करने वाला चीज है। आप उसका सेवन करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एवं मल मार्ग द्वार पे, गुद द्वार पे कड़ू का तेल या घर में जो भी उपलब्ध तेल हो उसको नियमित रूप से लगाइएगा, तो शुष्क काश के लिए बहुत अच्छा उत्तम कार्य करेगा। धन्यवाद। जी। जी आचार्य जी बोलिए। आचार्य मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है, सभी प्रश्न शांत हो गए हैं। बहुत बढ़िया। प्रशांत जी उनका नाम है, डॉक्टर प्रशांत मिश्र जी, उन्होंने सभी समस्याएं शांत कर दी। यथा नाम तथा गुण। केवल एक ही कहना है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने साधन है उनमें स्वस्थ शरीर सबसे अच्छा है, जैसा कि कालिदास जी ने शिव जी के माध्यम से कहलवाया है। तो बड़ा संतोषजनक, बड़ी अच्छी शैली में, सरल शैली में, बड़े अच्छे उदाहरणों से विध निषेध को रखते हुए डॉक्टर प्रशांत जी ने बातें कही। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, और इससे सबको बड़ा लाभ हुआ। सबकी तरफ से नमस्कार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी धन्यवाद। और धन्यवाद। जी जी मेरा भी एक प्रश्न है महोदय। जी जी जी, हाँ हाँ बोलिए। जैसे हम लोग शरीर में तो बहुत सारा
खाद्य पदार्थ खाते ही हैं, लेकिन शरीर को पूरा क्लीन करने के लिए बॉडी डिटॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, और बॉडी डिटॉक्स आयुर्वेद में कैसे करें, पूरा शरीर का दुर्गुण को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत जैसे अच्छा 15 प्रश्न दिन में है एक दिन कि एकादशी में भी हम लोग उपयोग इसीलिए करते हैं। तो अब उसमें तो लेकिन जल दूध इत्यादि पान कर लेते हैं, लेकिन बॉडी डिटॉक्स कैसे करें, कोई सहज सरल साधन है क्या? जी जी जी, बिल्कुल सहज सरल साधन है। हम लोग प्राचीन समय से ही व्रत, तीज और व्यवहारिकता को रखते थे। तो जो व्रत होते थे हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की ही एक प्रक्रिया रही है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अगर लंघन करते हैं, ठीक है, तो दोषों को समाप्त कर सकते हैं। तो उस व्रत के समय में जो हमारा नियमता खान पान होना चाहिए उसको रखना चाहिए। दूसरा, सरल माध्यम से अगर हम करना चाहें बॉडी को डिटॉक्स, तो वमन और विरेचन करके हम अपने शरीर को, यानी जो हमारे ऊर्ध्व और अधो मार्ग हैं, उन मार्गों से हम मल को बाहर अगर निकाल दें तो हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। तो अब ऊर्ध्व मार्ग से निकालने का बहुत सरल उपाय मैं बता दे रहा हूं। सभी सभी के घर में देखिए, बाहर से 1 रुपए खर्च नहीं होना है। 2-3 लीटर जल लेना है, थोड़ा सा शुष्क जल, और उसमें 50-60 ग्राम उसमें सेंधा नमक मिला दीजिए, कम से कम 50-60 ग्राम, और उसको मिला करके आप थोड़ा तेजी में पीते जाइए पीते जाइए पीते जाइए, तो वो पूरा एकदम कंठस्थ, तो आपको पूरा कंठ तक भर जाएगा। और उसके बाद आपको वमन, उल्टी हो जाएगा, सारा जितना है उस सारा मल जो जठर अग्नि तक पहुंचा हुआ उधर तक है, वो पूरा का पूरा वमन के माध्यम से निकल जाएगा। लेकिन कभी फिर से मौका मिला तो, क्योंकि ऐसे समय पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ रोगियों को हम दिखाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है उस समय, परंतु बहुत अच्छा उपाय है कि किसी एक लोग को अपने साथ में रख लीजिए। एक भगोने में 2 लीटर 2.5 लीटर तक से ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें 60 ग्राम 70 ग्राम सेंधा नमक डाल दीजिए, ये सामान्य रूप से उपलब्ध होता है, और उसको लगातार कंटिन्यू पीते जाइए। थोड़ी देर में आपको उल्टी आपको हो जाएगी। जब उल्टी करना हो तो यहाँ पे माथे पे ऐसे पकड़ना जरूर है, किसी को जो सहायक साथ में हो तो माथे को पकड़े, नहीं तो वो सिर का दर्द उत्पन्न करता है। तो वो पकड़ करके आप वमन कर लीजिए। अगर वमन अच्छे से हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन आप उपवास करके लघु आहार विहार जो है सिर्फ उसी को करें। नारियल का पानी है, खिचड़ी है पतला सा, यही सारा इलेक्ट्रॉल जरूर लें। हो सकता है कि सेंधा नमक को पीने से करने से आपको दस्त भी हो तो 1-2 दस्त आपको उसी दिन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो बाहर से निकला है तो पहला दिन आपने वमन कर लिया, दूसरे तीसरे दिन के बाद रेस्ट करने के बाद विरेचन, तो त्रिफला इत्यादि है या अन्य औषधियां हैं जो कि मल को प्रवृत्ति करती हैं, तो उसको आपने कर लिया तो आपका ये क्या कहते हैं बॉडी डिटॉक्स जो है वो आपका हो जाना। ये एकदम सरलता से होने वाला चीज है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, सेंधा नमक देसी घी मिला करके भी अगर आप लेते हैं तो साध्य हुए विरेचनकारी है, मतलब जिसको कब्ज की बीमारी वगैरह भी हुआ होगा तो उसको भी लेट्रिन में करा देगा। तो इस प्रकार से डिटॉक्स हो गया। तो दिन भर अपना नारियल पानी, शुष्क पानी इत्यादि को लिया, परहेज के साथ रहे तो आपका शरीर डिटॉक्स आपका हो जाएगा। 6 महीना साल भर में आपको 1 या 2 बार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटॉक्स करने की जरूरत आपके अमाशय को है, आंतों को है, ठीक है। अगर वो डिटॉक्स रहा तो विभिन्न प्रकार के रोगों से आपको बचत हो जाएगा। एक बार शायद मनीष जी हमने हाइड्रोक्लोरोथेरेपी का भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने बहुत पहले लाइव बताया था प्रयोग करके। हाँ अभी कई अच्छा, वो वर्षों एक में। एल्कोइन वाटर जिसका हम उपयोग करते हैं, क्या वो उचित है? क्या चीज? जैसे गिलास में पानी रखते हैं हम लोग या जी लोटे में, जी और उसमें तो एक हरी मिर्ची सीधा सीधा डाल दिए, खीरा को काट करके उसको डाल दिए, और कुछ पुदीना पत्ता या जो भी पदार्थ हो, वह सब्जी, हरी सब्जी, उसको पीने से भी कहते हैं कि शरीर का जो है दुर्गुण जो है
प्रातःकालीन बेला में खाली पेट पीने से वो अच्छा रहता है शरीर के लिए, वो डिटॉक्स का ही काम करता है। जी, आपकी बात एकदम सही है कि जो हम इन प्रकार के जो पानी, जो क्योंकि जो क्षारी सब्जियां हैं, जैसे खीरा हो गया, नींबू हो गया, पुदीना का पत्ता हो गया, गाजर वगैरह हो गया, ये सारी चीजों को पानी में डालते हैं तो उनका गुण आ करके उन पानी को जब हम छान करके पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन परंतु क्या है कि नियमित सतत प्रयास करने से वो चीजें, वो दुर्गुण शरीर से दूर होगा। और आज का जो हमारा जीवन शैली है बहुत ही तीव्र गति से फास्ट फॉरवर्ड वाला हो गया है, तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि त्वरित करना चाहते हैं तो वमन विरेचन सर्वोत्तम क्रिया है, और सतत करने वाली जो क्रिया वो आप अगर कर रहे हैं वो भी बहुत उत्तम है, उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से वे लाभकारी है, लाभप्रद है। कोशिश यही करना है कि जो विजातीय जो जहरीले तत्व हैं उसको शरीर से निष्कासित करें, तो पसीना जरूर निकालिए। स्वेदन की प्रक्रिया यानी जो स्टीम बाथ वगैरह जो लिया जाता है वो बहुत उत्तम प्रक्रिया है, स्टीम बाथ जरूर लेना चाहिए। जी धन्यवाद, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आचार्य जी। तो निश्चित रूप से ये आज का जो पूरा व्याख्यान है वो वात, कफ और पित्त जो त्रिदोष है उस पर समाहित करके आपने इस सुंदर स्वरूप को हमें उपयोगी बनाया। ये आचार व्यवहार को लेकर के अत्यंत उपयोगी था। सबसे अच्छी बात यह है आदरणीय, मैं आपको बताऊं कि हम इस 15 दिन संस्कृत महोत्सव में सभी विषयों को ले लेते हैं। जो एक आयुर्वेद अवशेष हो जाता है वो आज वो पूर्ति हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनने के बाद हम शारीरिक रूप से भी और हिष्ट पुष्ट होने की संभावनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं, और विभिन्न शास्त्रों को, साहित्यों को और विभिन्न अन्य जो हमारे अभी तक के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो शास्त्रार्थ परंपरा हो, काव्य पाठ हो, संस्कृत में नवाचार हो, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा में संस्कृत का साहित्य हो, चाहे ध्येय वाक्य हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अभी तक हुए हैं। उन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत ये आयुर्वेद का जो व्याख्यान है ये संस्कृत की कुक्षी में प्रविष्ट था। अतः आपके माध्यम से ये हमें श्रवण करने को मिला है, इसलिए भूरिशः कोटिशः आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप विश्वनाथ की नगरी से, साक्षात भगवान महादेव की नगरी से हैं, इसलिए भगवान महादेव को भी सादर प्रणाम करते हैं। और आज के जो परम श्रद्धेय अस्माकं समक्षम अत्र विराजमानाः सन्ति, तादृशाः मुख्य अतिथयः डॉक्टर राजकुमार तिवारी महोदयाः अत्र विराजन्ते। अहं सश्रद्धं प्रार्थयामि अधुना अस्मान् उद्बोधयन्तु इति आचार्याः तिवारी महोदयाः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमः पाणिने। अद्यतन कार्यक्रमे समुपस्थिताः डॉक्टर प्रशांत मिश्र महाभागः, सभाध्यक्षः डॉक्टर दादुभाई त्रिपाठी महाभागः, भगिनी डॉक्टर पूर्णिमा केलकरः, तथा च डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव महाभागः। संस्थानस्य प्रमुखत्वेन कार्यं कुर्वन् सन्ति संस्थानस्य सचिवः डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागः। विगतवर्षेभ्यः संस्थानेन प्रशंसनीयः कार्यक्रमः समायोज्यते। एतेन अस्मान् बहु लाभः भवति। संस्कृत महोत्सवः 15 दिनात्मकं भवति इति अस्मिन् कार्यक्रमे अद्यतन यद् विषयं स्वीकृत्य मिश्रमहाभागः व्याख्यायितवान् तदतु अस्माकं स्वास्थ्याय लाभप्रदः अस्ति एव। महोदयः पाण्डुरोगः तथा च मधुमेह
इतोपि मोटापा इति रोगः भवति तद्विषयं स्वीकृत्य सम्यक् रूपेण उक्तवान्। आहत्य वात पित्त कफ इति रोगाणां सम्यक् चर्चा अस्मिन् सत्रे अस्मिन् कार्यक्रमे सम्यक् चर्चा कृता। एतस्य कृते अहं मिश्रमहोदयं बहु धन्यवादं ज्ञापयामि। तथा च यथा मनीष महाभागः उक्तवान् के संस्कृतमहोत्सवः प्रतिवर्षं चलति, परन्तु आरम्भे आयुर्वेद शास्त्रविषये चर्चा न जाता, परन्तु विगतवर्षे मम ध्याने अस्ति आयुर्वेदविषये अपि चर्चा जाता। अस्मिन् वर्षे अपि अभवत्, सम्यक् आसीत् इति अहं मन्ये। इदानीं संस्कृतसप्ताहः तस्यापि आरम्भः जातः, अतः संस्कृतभारती पक्षतः अहं शुभकामनाः प्रेषयामि संस्कृतसप्ताहस्य। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु छत्तीसगढ। धन्यवादाः आचार्याः। भवतां मार्गदर्शनम् अथ च स्नेहं वयं सर्वदा प्राप्स्यामः। तदनुरूपेणैव वयं संस्कृतमहोत्सवम् आचरामः। एते आयुर्वेद चिकित्सकाः वैद्यमहोदयाः मिश्रमहोदयाः मन्ये वर्षत्रयं जातं क्रमशः प्रति संस्कृतमहोत्सवम् अधिकृत्य नवीनविषयम् अधिकृत्य ते आगत्य अत्र उपस्थापयन्ति, अस्मान् उद्बोधयन्ति च। तिवारी महोदयाः अत्र समुपस्थिताः, तदर्थं वयं धन्याः। धन्यवादाः तिवारी महोदयेभ्यः। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षं निर्वहन्ति आचार्याः डॉक्टर दादुभाई त्रिपाठी महोदयाः अत्र विराजन्ते। अहं तान् सश्रद्धं प्रार्थयामि अधुना एतादृशं कार्यक्रमम् अथ च विषयम् इतोपि एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। त्रिपाठीवर्याः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। ध्वनिः आगच्छति मनीष जी? आम्, आयाति। एतत् छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा समायोजिते संस्कृत महोत्सवे अद्य अतिथिरूपेण उपस्थिताः अस्माकं अग्रजवर्याः डॉक्टर राजकुमार तिवारी महोदयाः। अद्य अस्माकं बहु लाभप्रदं विषयं स्वीकृत्य येन उपकृतं तादृशः डॉक्टर प्रशांत मिश्र महाभागः एतस्यां सभायाम् अस्माकं गुरुचरणाः डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव महाभागाः, आचार्यचरणाः महेश महोदयाः, पूर्णिमा भगिनी एतत् शास्त्र परंपरा वर्धताम् अभिवर्धताम् संवर्धताम् इति उद्घोषं कुर्वाणः मान्यः डॉक्टर मनीष जी। यथा भवद्भिः प्रयतितं प्रयासः कृतः यत् शास्त्राणां परंपरा अक्षुण्णा भवेत्, भवताम् एषः प्रयासः अस्माभिः अत्यधिकः समादरणीयः प्रशस्यश्च। वस्तुतः संस्कृत सेवा संस्थानेन अस्माकं छत्तीसगढ़स्य कृते एव न अपितु यावन्तः अपि अत्र आगत्य भिन्न भिन्न विषयान्
शृण्वन्ति कथं तेषां लाभः इति वक्तुं न शक्यते। विभिन्न शास्त्रेषु यन्निगूढं तत्त्वमस्ति तेषां शास्त्राणां सहजतया कथं अस्माकम् उपरि सामान्य जनानाम् उपरि प्रभावः भवेत्, ज्ञानं भवेत्, एषः मनीष महोदयस्य महान् प्रयासः। अहं तु नितरां सन्तुष्टः, आनन्दतुन्दिलः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अद्य यथा मिश्र महाभागेन पाण्डुरोग विषये, मधुमेह विषये, स्थूलता विषये यथा प्रतिपादितं, पाण्डुरोगस्य कारणं किं, तत्र आहारः कः स्यात्, किम् आहारः न स्यात् एतद्विषये, तथा मधुमेह विषये महोदयेन यथा उक्तं, किमर्थं मधुमेहः जायते, तत्र यदि जाते सति कः आहारः भवेत्, कः आहारः न भवेत्, अस्माकं कीदृशी दिनचर्या भवेत्, एतद्विषये महोदयेन यथा अद्य प्रतिपादितम् इति श्रुत्वा वयं तु बहु उपकृताः। स्थूलता विषये किं खादनीयं, किं न खादनीयम्, एतद्विषये महोदयेन यथा क्षम्यताम्, एकः मध्ये दूरवाणी आगता आसीत्, दूरभाषः आगतः, अतः अधिकत्र समय यापनस्य अथवा वक्तव्यस्य तु विषयः एव नास्ति। यस्य विषयस्य अद्य प्रतिपादनं विचारितम् आसीत्, सः विषयः अतीव उन्नतरीत्या, अतीव सुष्ठुरीत्या अत्र प्रतिपादितम्। एतत्तु अहं डॉक्टर प्रशांत महोदयाय भूरिशः धन्यवादान् ज्ञापयामि अस्माकं प्रान्तपक्षतः, यत् महोदयेन बहु उत्तम ज्ञानं दत्तं। सर्वेषु महोत्सवेषु महोदयानां सत्रं भवेत् इति अहं तु मनीष महोदयं विनिवेदयामि एव। आमाम्। बहु उत्तमरीत्या महोदयेन एतत् प्रतिपादितं। द्वितीयम् इत्यपि वदामि, भवतां यदि किमपि यूट्यूब चैनल अथवा किमपि अद्य आधुनिकयुगे वयं जीवामः, तेन इतोपि समाजाय बहु लाभः स्यात्। यतोहि पश्यामश्चेत् यूट्यूब मध्ये, फेसबुक मध्ये तु यान् पश्यामः स एव वैद्यः दरीदृश्यते अत्र, किन्तु प्रामाणिकाः ते सन्ति वा न सन्ति तत्र शङ्का अस्ति। अतः भवादृशाः प्रामाणिकाः चिकित्सकाः यदि तादृशं किमपि मार्गम् अनुसरन्ति चेत् समाजाय लाभः, यदि अस्ति चेत् तस्य पतात्र स्थापयन्ति चेत् बहुजनानां लाभः भवेत्। अस्तु मनीष जी, अन्यत् किं वक्तव्यं, यस्य है विषये अस्माभिः जिज्ञासा आसीत्, अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तव्यम् आसीत्, तदस्माभिः प्राप्तम्। इतोपि महान् सन्तोषः इति अस्ति यत् छत्तीसगढ़स्य महान्तः विद्वांसः ये छत्तीसगढ़स्य संस्कृतक्षेत्रस्य हस्ताक्षररूपेण तिष्ठन्ति विराजमानाः, ते यत्र आगत्य अस्माकं मध्ये भवन्ति चेत् इतोपि महते लाभाय, महती प्रेरणा मिलति, महान् सन्तोषः अहं तु अनुभवामि। यथा आचार्य महेश महोदयाः, डॉक्टर तोयनिधि महोदयाः, प्रायशः पूर्णिमा महोदया, प्रायशः सर्वे आगताः इति तु अहम् इति दृष्ट्वा एकः महान् लाभः दर्शनमपि जातं महोदयानाम् इत्येव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः।
निश्चितमेव अस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे आयुर्वेदविषये व्याख्यानं जातमेव, तथापि प्रत्येकस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे एते वैद्यमहोदयाः सर्वथा आगच्छन्ति। सर्वथा एतेषाम् एकदिनात्मकम् एतत् कार्यक्रमं तु अस्त्येव, भवत्येव इति एतेषां सुनिश्चितमेव वर्तते। यतोहि आयुर्वेदचिकित्सापद्धतिं यदि वयं जानीमः तदा एव एतादृशं संस्कृतमहोत्सवम् आयोजयितुं तत्र समर्थाः भवितुम् अर्हामः एव। तस्मादेव आयुर्वेदविषये अस्माकं जिज्ञासा महती वर्धते। वयं पृच्छामः, यदा कदा जिज्ञासा अपि भवति, साक्षात् पृच्छामः, तर्हि महान् सन्तोषः वर्तते यत् भवताम् अत्र उपस्थितिः वर्तते। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र भवन्तः समुपस्थिताः, अथ च तिवारी महोदयाः अत्र समुपस्थिताः, मुख्यातिथिरूपेण अत्र विराजमानाः। एते सर्वेपि कार्यक्रमाः अस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे सञ्जाताः, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। श्वः अस्माकं संस्कृतमहोत्सवे व्याकरणविषये एकं विशिष्टं व्याख्यानं वर्तते। भवन्तः पुनः अहं प्रार्थयामि सश्रद्धम् आगच्छन्तु इति। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायां प्रतिबिम्बवादः इति नागेशभट्टानुसारं वर्तते। तर्हि नागेशभट्टानुसारेण प्रतिबिम्बवादः इति विषयम् अधिकृत्य हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA यूनाइटेड अमेरिकातः साक्षात् अस्माकं समक्षम् आगमिष्यति सुश्री राधा बिलेंडरमान महोदया। सा अधुनापि तत्र PhD करोति, सः विद्यावारिध्यामेव तत्र संयुक्ताः सन्ति। तथापि सः सर्वथा भारतं प्रति अथ च व्याकरणशास्त्रं प्रति सर्वथा तस्य मनसि संयुक्नक्ति। अतएव तेषाम् अत्र विशेषरूपेण व्याख्यानम् अस्माकम् अत्र वर्तते। साक्षात् ऑनलाइन माध्यमेन युवेशतः साक्षात् अत्र आगमिष्यति। अस्माकं महान् सन्तोषस्य अयं कालः वर्तते यत् हार्वर्ड विश्वविद्यालयतः अन्येपि तत्र विश्वविद्यालयतः अन्येपि विद्वांसः आगत्य अस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयन्ति इति छत्तीसगढ़ राज्यस्य कृते गौरवाय वर्तते महते। अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः। अस्माकं प्रयासः एव वर्तते अस्य संस्कृतमहोत्सवस्य समाजाय संस्कृतस्य विकासः स्यात्, सर्वेषु पक्षेषु विकासः स्यात्, सर्वेषु परिस्थितिषु विकासः स्यात्। अतएव बद्रीनाथ दर्शनमपि वयं कृतवन्तः आचार्याः, बद्रीनाथ महात्म्यमपि वयं श्रुतवन्तः, आयुर्वेद विषयेपि ज्ञातवन्तः इति महान् सन्तोषः अस्माकं मनसि वर्तते। ऑनलाइन माध्यमेन एतत् सर्वं प्रचलति। अहम् अधुना साक्षात् प्रार्थयामि अस्माकं अत्र विराजमानाः सदस्याः डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महोदयाः समेषाम् आचार्याणां धन्यवादं विज्ञापयन्तु इति। धन्यवादाः। सानन्दमानन्दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमानः 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः यत् वर्तते तत्र विविध शास्त्रेषु निष्णाताः नैकेषु शास्त्रेषु पारंगताः समागताः सन्ति। भवतां समेषां भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। तत्क्रमे प्रप्रथमम् अहं धन्यवादं विज्ञापयामि अस्माकं वाराणसीतः मुख्य वक्तारः सन्ति। जैसे मैं कहूँ 3 वर्ष लगभग
निरंतर आपकी यहाँ पर गरिमामयी यहाँ आपका आगमन होता है और आप अपने विशिष्ट ज्ञान से, क्योंकि ये ज्ञान अभी की भाषा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और भारतीय ज्ञान परंपरा में एक प्रमुख विषय है आयुर्वेद, और ये विज्ञान का मूल है जिसको आप निरंतर हम सब लोगों को सुनाकर स्वास्थ्य के विषय में हम सब लोगों को सतर्क करके आप हमें समुद्बोधित करते हैं, जिससे हम सब उपकृत होते हैं। इसके लिए मैं हमारे मुख्य वक्ता वैद्यराज प्रशांत मिश्र आचार्य जी का सादर अभिनंदन करता हूं, आपका बार बार प्रणाम करता हूं, और आप इसी तरह हमें उपकृत करते रहेंगे ऐसी आशा करता हूं। और संस्थान की ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवादाः। इतः परं भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अद्यतन अस्माकं मुख्यातिथयः सन्ति ते असाधारणाः सन्ति, यतोहि एते महोदयाः यत् अहं जानामि सप्तोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दात् संस्कृत सेवायां नैरन्तर्यं संलग्नाः सन्ति। यदि अहं किम असत्यं न वच्मि यद रतनपुरे प्रप्रथमं किम 5-10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविर तदानीम् आसीत्, तदानीम् एतेषां सान्निध्यं जातम् आसीत्। अतः अहमपि धन्याः तादृशाः अस्माकं विद्यावारिधयः परम वैयाकरणाः मुख्यातिथयः आचार्याः तिवारीवर्याः सन्ति। एतेभ्यो चरणकमलेभ्यो भूरि मुहुर्मुहुः प्रणमामि, धन्यवादं च विज्ञापयामि। इतः परं न केवलं छत्तीसगढ़े अपितु आभारते प्रथिताः सन्ति, एतेपि सप्तोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दादेव ये किं संस्कृत वक्तुं ये संचारयन्ति अधुना अस्माकं मध्यप्रान्ते, तादृशाः अस्माकम् आचार्याः 29 वर्षाणि यावत् ये कार्यरताः सन्ति संस्कृत सेवायां। तादृशाः अस्माकं सभाध्यक्षाः सन्ति, अस्माकम् अग्रजाः विद्यावारिधयः भ्रातरः विविध शास्त्रेषु निष्णाताः, तथा च मध्य क्षेत्र प्रशिक्षण प्रमुख संस्कृत भारती अथ च भागवताचार्याः राज्यालंकृतश्च सन्ति। एते अस्माकम् आचार्याः श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः त्रिपाठीवर्याः सन्ति। एतेषामपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि, प्रणमामि च। भवन्तः स्वकीय समयम् अत्र यापितवन्तः, एतस्मै अपि वयं कार्तज्ञं विभर्मि। इतोपि भवन्तः आगमिष्यन्ति इति आशासे। इतः परम् अस्माकम् आचार्याः वैयाकरणाः वैष्णवाचार्याः सन्ति, एतेषां कृते धन्यवादाः। इतोपि श्रीमन्तः धीमन्तः विविध शास्त्रेषु निष्णाताः आचार्याः शर्मवर्याः, यतोहि एते वदन्ति शर्मवर्याः के शर्मवर्याः ते वदन्तु इति चेत् पुनः वच्मि महेश शर्मवर्याः अत्र राजन्ते। एतेभ्यो चरणकमलेभ्यो नमो नमः मुहुर्मुहुः। इतः परं विदां कुर्वन्तु भवन्तः यद् अस्माकं गुरुमातरः सन्ति, एतासां कृते एताभ्यः भूयो भूयः वर्धापनानि। यद् मया श्रुतं यद् एताः प्राध्यापक पदं प्राप्तवत्यः इति श्रुतम्। अतः
वर्धापनानि हार्देन अभिनन्दनानि च अथ च अत्र समागताः सन्ति ताभ्यः अपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। धन्यवादाः। इतः परम् अस्माकं आमुखपटले विराजमानाः अस्माकं संगठनमन्त्रिणः आचार्याः मुकेशाचार्याः सन्ति। एतेभ्यः धन्यवादाः। इतोपि अग्रे यद् दृश्यते चुवालाल महोदयः प्रत्येकस्मिन् दिवसे आगत्य सभालङ्करणं करोति। तादृशः चुवालाल महोदयः गणेश राम भगत इति लिखितं वर्तते। इतोपि अस्माकं भगिन्यः सन्ति सरस्वती दीदी, एताभ्यः अपि हार्देन धन्यवादाः वितनोमि। ततः परं संयोगस्तत्र दुर्लभः। प्रत्येकस्मिन् वर्षे किं श्रावण मासे शुक्लपक्षे किं संस्कृत महोत्सवः यद् भवति तस्य संयोजकाः सन्ति अस्माकं मित्रमणयः, वैयाकरणाः, मनीष महोदयः। एतेभ्यः अपि धन्यवादाः। अस्तु, एतावता एव उक्त्वा विरमामि। अलं विस्तरेण धन्यवादाः। धन्यवाद कृतवद्भ्यः तिवारी महोदयेभ्यश्च पुनः पुण्येन धन्यवादं वितनोमि। वयं कृतकृत्याः अत्र अस्माकम् अतिथयः सर्वेपि समागताः। वयं पुनः एतत् सर्वं श्रोतुं cg/s.in वेबसाइट इत्यत्र यूट्यूब इत्यत्र गत्वा पुनः श्रोतुं शक्नुमः। प्रत्येकस्य कार्यक्रमस्य तत्र सम्पूर्णं विवरणं वर्तते। अतः एव पुनः वयम् एकीभूय तत्र मिलिष्यामः श्वः 7 नागेशभट्टानुसारं प्रतिबिम्बवादः इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य आगमिष्यति सुश्री विलेंडर मान महोदय। अधुना वयं कल्याणमन्त्रेण अत्रैव युगपत् विरमामः। आगच्छन्तु, अनम्यूट कृत्वा कल्याणमन्त्रम् उच्चारयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम आचार्य। सर्वेभ्यः नमस्कारः। प्रणाम। शुभकामनाः।